एमकेआर क्लास 9th पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 9th के लिए नई बुक्स आ गई हैं। साइंस के लिए बुक आई है एक्सप्लोरेशन। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए जो नई बुक्स आई हैं, इनके बारे में सोच रहे होंगे कि सिलेबस कैसे कवर करेंगे। नई बुक्स आ गई हैं, सिलेबस करना डिफिकल्ट होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एमकेआर क्लास 9th। इस चैनल पर हमने पहले भी जो बुक्स थी उनका सिलेबस पूरा कराया था, एग्जाम की तैयारी कराई थी। अब जो बुक्स आई हैं उनका भी पूरा सिलेबस हर एक सब्जेक्ट के लिए कराऊंगा मैं आपको, और एग्जाम की तैयारी भी करा दूंगा। तो जो भी ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, अपने क्लासमेट्स को बताओ कि इस चैनल पर पूरा सिलेबस आपको मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर मैं बात करूं आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस, यानी कि जो भी हमारी ये नई बुक आई है एक्सप्लोरेशन, इसका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 बेहद आसान है और इसका नाम है एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। इसकी वन शॉट वीडियो होने वाली है। अगर स्टार्टिंग से एंड तक आप इस वीडियो को देख लोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई भी डाउट रहेगा नहीं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है ये समझते हैं। चैप्टर किस बारे में होगा? दिस चैप्टर इज अबाउट, ये चैप्टर होगा कि हाउ साइंस वर्क, साइंस कैसे काम करती है। इसके बाद साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं। मान लो ये साइंटिस्ट है, ये किस तरह से सोचता है, क्या जैसे मैं सोच रहा हूं आप सोच रहे हो उसी तरह से ये साइंटिस्ट भी सोचते हैं, या कुछ अलग तरीका है इनका सोचने का। जो मॉडल्स होते हैं साइंस के अंदर, मेजरमेंट होती है और इक्वेशंस होती हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों जरूरी है मॉडल्स, मेजरमेंट्स या फिर इक्वेशंस। जो भी साइंस होती है उसको पढ़ना जरूरी क्यों है, या साइंस जस्ट फैक्ट होते हैं साइंस के अंदर, या कुछ और भी होता है। जस्ट ये चीजें हमें यहां पर समझनी है। जैसे मॉडल्स वगैरह की बात करें तो ये हार्ट का मॉडल है। डायग्राम जो होता है ना वो मॉडल ऑफ हार्ट हो जाता है। हम हार्ट को ड्रॉ कर देते हैं, वो ऐसे वाला दिल नहीं, हार्ट जो होता है उसका एक्चुअल फिगर ये होता है। तो इन सारे सवालों के जवाब यहां पर हमें मिलने वाले हैं। और इन सवालों के जवाब से पहले जो भी हमारी ये नई एनसीईआरटी बुक है, अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स की जरूरत है, क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मतलब इसके सॉल्यूशन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नोट्स, सारी चीजें आपको फ्री में मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला लिंक दिया है, सारी चीजें वहां पर अपडेट आपको कर दी जाएंगी। इसके अलावा टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर अपडेट्स, जो भी अपडेट्स होंगे ना कि नोट्स आ गए हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन आ गए हैं, वहां पर अपडेट आपको कर दिया जाएगा। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इन सभी जो भी डाउट्स हमारे माइंड में आए हैं इनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो साइंस है ना, उसकी शुरुआत कैसे होती है? साइंस की शुरुआत होती है क्वेश्चन से, सवाल करने से। जैसे एग्जांपल के लिए ये न्यूटन सर है, न्यूटन सर के ऊपर सेब गिर गया, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब गिरा। तो इनके दिमाग में एक सवाल आया, इन्होंने पूछा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा। तो एक सवाल, एक क्वेश्चन से शुरुआत हुई, पूछने से शुरुआत हुई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर सेब को उठाया, ऐसे किया, फिर वो नीचे गिर गया। ठीक है, जैसे ये रिमोट गिर गया। इसी तरह से इन्होंने टेस्टिंग की। पहले इन्होंने सवाल किया, फिर टेस्टिंग की, और उसके बाद उसमें जो भी रिसर्च थी वो की, यानी कि इंप्रूव किया। तो साइंस इस तरह से वर्क करती है। साइंस जो है ना वो एक सवाल से शुरू होती है, फिर टेस्टिंग होती है, फिर इंप्रूविंग होती है। यानी कि साइंस की शुरुआत है जो भी क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा थी कि ये सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है, तो साइंस की शुरुआत कहां से हुई है? क्यूरियोसिटी से यहां पर साइंस की शुरुआत होती है। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर बार ये नीचे ही गिर रहा है। तो जो भी ऑब्जर्वेशन थी उन्होंने वो कलेक्ट की, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और उसके बाद वो किसी एक कंक्लूजन पर पहुंचे। अब जो भी ये कंक्लूजन है ये कई बार गलत भी हो जाता है और कई बार सही भी हो जाता है। अगर कंक्लूजन गलत हो गया तो हम कहेंगे कि ये कंफर्म है। अगर ये कुछ इसमें कमी भी हो सकती है या ये गलत हो गया, तो जो भी आइडिया यहां से मिला उसको चेंज भी किया जा सकता है, या वो रिजेक्ट भी मान लिया जाएगा। इस तरह से होता है साइंस, इस तरह से समझना होता है हमें साइंस को। तो साइंस की शुरुआत होती है एक सवाल से कि कोई भी घटना क्यों हो रही है। ये साइंस हमें सबसे पहले समझाने की कोशिश करती है। अगर आप ये समझ गए हैं कि साइंस इज अबाउट क्यूरियोसिटी, तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है मॉडल। साइंस के अंदर मॉडल होते हैं, वो मॉडल नहीं जो रैंप पर वॉक करते हैं, ऐसे मॉडल्स जो हमें साइंस के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले मॉडल क्या होता है? अब मॉडल इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रियलिटी। असल में जो रियलिटी होती है ना उसका सिंपल वर्जन होता है, उसकी एक फोटो होती है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। ग्लोब होता है, मॉडल ऑफ अर्थ जिसको कहा जाता है, ये हमारी अर्थ होती है, इसका मॉडल ग्लोब होता है। और जो मॉडल होता है वो एग्जैक्ट शेप में नहीं होता, बस उससे एक आइडिया हमें मिल जाना चाहिए। जैसे हमारी अर्थ की शेप एग्जैक्ट स्फेयर नहीं होती, लेकिन जो मॉडल होता है, ग्लोब होता है, वो एग्जैक्ट स्फेयर होता है। ठीक है, इसी तरह से डायग्राम होता है, मॉडल ऑफ हार्ट।
जैसे मैंने हार्ट का ये डायग्राम बना दिया, हार्ट की शेप ऐसी नहीं होती है, हार्ट की शेप कैसी होती है? ऐसी होती है। तो ये डायग्राम मैंने बना दिया। अब एग्जैक्ट नहीं होगा ऐसा, थोड़ा बहुत इसमें इधर-उधर चीजें होंगी, लेकिन इससे मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि हार्ट ऐसा होता है। इसी तरह से एक बॉल होती है, जो हमारी खेलने वाली बॉल होती है ना, उससे उसको मान लो, इमेजिन करो, जस्ट एक बॉल है हमारे पास, कुछ उसी तरह से हमारा क्या होता है? एटम भी होता है। तो एक बॉल अगर मैं बना दूं ऐसे, और इसके अंदर ऐसे मैंने न्यूक्लियस बना दिया, तो ये क्या हो गया मेरे पास? मॉडल ऑफ एटम हो गया। असल में करेंगे तो ऐसा मॉडल भी बनाया जा सकता है। अब ये मॉडल्स जो भी हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो बात को समझो। जो भी हमारे मॉडल्स होते हैं, वो हमें बताते हैं कि एक्चुअल में जो ये चीज है वो कैसी दिखती है, ताकि हम इस पर स्टडी कर सके। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना कि मॉडल्स जो है वो परफेक्ट नहीं होते, लेकिन बहुत यूजफुल होते हैं स्टडी करने के लिए। जो भी हमारा मॉडल वाला कॉन्सेप्ट है, ये ओवर होता है। अब साइंस के लिए जो भी चीजें हैं, कौन सी चीजें मैटर करती हैं और कौन सी चीजें मैटर नहीं करती, उनके बारे में समझते हैं। तो यहां पर एक क्रिकेट शॉट की बात करते हैं, एग्जांपल लेकर समझते हैं। ये एक प्लेयर है, मान लेते हैं पी प्लेयर है ये। इस प्लेयर की तरफ बॉलिंग की किसी ने, और इस बॉल को इसने हिट कर दिया। यहां पर बाउंड्री है। आपके दिमाग में ये सवाल आएगा ना कि जो भी बॉल है, ये बाउंड्री के पार जाके गिरी है या इस तरफ गिरी है, पहले टप्पा लग खा के गई है या फिर डायरेक्ट बाउंड्री के पार चली गई है, यानी कि ये 4 है या 6, आपके माइंड में ये आएगा। या फिर ये आएगा कि बॉल की स्पीड कितनी है। क्या कभी भी आपके माइंड में ये आएगा कि जो भी बॉलर है या फिर बैट है, उसका कलर क्या है, बॉल का कलर क्या है, वो जो भी यहां पर बॉलर है या जो भी बैट्समैन है, उसने क्या पहना हुआ है? आई होप साइंस की तरह आप सोचोगे। तो साइंस के लिए पता है क्या मैटर करता है? साइंस के लिए मैटर करता है कि स्पीड क्या है, जो भी ये बॉल है इसकी स्पीड क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसको कितनी फोर्स के साथ हिट किया गया है। ये सारी चीजें साइंस के लिए मैटर करती हैं। साइंस के लिए ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि कलर ऑफ बैट क्या है, बैट का कलर क्या है, बॉल का कलर क्या है। ये सारी चीजें उसके लिए मैटर नहीं करती। इसके बाद हम कुछ चीजें इग्नोर कर देते हैं। व्हाई इग्नोर सम डिटेल्स? कुछ डिटेल्स हम इग्नोर कर देते हैं जो हमें कलेक्ट करनी चाहिए। ये डिटेल्स इग्नोर क्यों कर दी जाती हैं? जैसे एग्जांपल के लिए, फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये गिर रहा है, तो आसपास जो हवा है उसका रेजिस्टेंस भी तो लग रहा है ना। हवा इसको रोक रही है ना गिरने से। उस रेजिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। अब उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो बहुत कम होता है, इसी वजह से उसको इग्नोर कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारा हार्ट होता है, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स भी होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। इंडिविजुअल सेल्स को हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है, उसकी फंक्शनिंग जो होती है, वो एक सेल अकेला नहीं करता। उसकी फंक्शनिंग जो है वो कई सारे सेल से मिलकर करते हैं, टिश्यूज मिलकर करते हैं। इसीलिए हम कंप्लीट हार्ट को समझते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हो सकती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम किसी कंक्लूजन पर, अगर हम हर एक सेल पर जाएंगे तो हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है उसको समझने में डिफिकल्टी आती है। तो कुछ डिटेल्स को कई बार इग्नोर किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि साइंस सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर फोकस करती है, और इंपॉर्टेंट डिटेल्स, आई होप आइडिया हो गया होगा कि क्या होती हैं यहां पर। ठीक है, बारी आएगी यहां पर, साइंस हैज इट्स ओन लैंग्वेज। साइंस की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। जैसे पीछे वाले पेज पर मैंने फोर्स को एफ लिख दिया, वैसे तो फोर्स बोलते हैं, लेकिन साइंस सिंबल्स से चलती है। बहुत सारे सिंबल्स होते हैं अलग अलग तरह के। जैसे साइंस की अपनी एक लैंग्वेज होती है, फोर्स होता है, वर्क होता है, एनर्जी होती है, हैव स्पेशल मीनिंग्स, इनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। जैसे वेलोसिटी जो होता है उसके लिए हम सिंबल का यूज करते हैं, स्मॉल वी यूज किया जाता है। फोर्स के लिए कैपिटल एफ यूज किया जाता है। इसी तरह से जो डिस्टेंस होता है उसके लिए एस यूज किया जाता है, एनर्जी के लिए ई यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, वर्क जो होता है उसके लिए कैपिटल डब्ल्यू यूज किया जाता है। तो जो भी साइंस होती है उसकी खुद की लैंग्वेज होती है, और ये लैंग्वेज जो है ना फिजिक्स में बहुत काम आती है। फिजिक्स में बहुत सारी सिंबल्स होते हैं, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। जो साइंस होती है उसके अंदर मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली फिजिक्स के अंदर और थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री के अंदर भी। जो ये इंपॉर्टेंट रोल है, मैथ जो है वो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं सिखाता है, मैथ हेल्प करता है डिस्क्राइब करने में रिलेशनशिप को। जैसे आपको दिख रहा होगा, बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, जब सड़क पर जाते हैं इस तरह के सिंबल लगे होते हैं, यानी कि जो स्पीड लिमिट यहां पर है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। 80 किलोमीटर पर आवर की लिमिट है। अब कोई भी कार इससे ज्यादा स्पीड से जाएगी तो कैमरे लगे होते हैं, वो रिकॉर्ड हो जाएगा, उसका फोटो क्लिक हो जाएगा और चालान आ जाएगा। राइट, ऐसा ही होता है। तो जो भी ये स्पीड लिमिट होती है, ये भी क्या हो गई, मैथमेटिकली ये कैलकुलेट किया जाता है कि स्पीड जो है
इससे ज्यादा स्पीड और इससे कम स्पीड से कौन कौन सी गाड़ियां चल रही हैं, उससे ज्यादा से चलेगी तो कैमरा फोटो खींच के चालान भेज देगा। इस तरह से मैथमेटिक्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पर होता है। जैसे आप इस तरह से समझो कि हमारे पास क्या होता है, स्पीड होती है इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर हमें ये सोल्व करना है तो मैथमेटिकली सोल्व करना पड़ेगा। मैथमेटिकली हमारे पास इक्वेशन आएंगे। मान लो यहां पर 240 किलोमीटर किसी को जाना है, 240 किलोमीटर वो जाता है, 4 घंटे उसको लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, तो उसकी स्पीड क्या होगी, कैंसल आउट करेंगे तो कितना आएगा, 60 किलोमीटर। स्पीड जो है वो आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट इसको किया है। तो मैथमेटिक्स का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है साइंस के अंदर। इसके अलावा जो भी हमारे साइंस में ये सिंबल्स होते हैं, ये इसीलिए यूज किए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट हो ही ना, क्लियरिटी रहे। W फॉर वर्क, F फॉर फोर्स, S फॉर डिस्टेंस, E फॉर एनर्जी, क्लियरिटी मिल जाती है। स्पेसिफिक नेम्स होते हैं, स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, उनके लिए सिंबल्स बनाए गए हैं। अब जैसे मैंने आपको ये स्पीड यहां पर कैलकुलेट करके दी, स्पीड क्या निकाली है मैंने, 60 किलोमीटर पर आवर। जो किलोमीटर पर आवर यहां पर ये है, ये किलोमीटर पर आवर क्या होती है, यूनिट होती है। अब इस यूनिट की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर यूनिट गलत हो गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यूनिट का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो समझने के लिए आ जाओ नेक्स्ट पेज पर। साइंस या फिर मैथ के अंदर जो भी यूनिट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उसका बहुत भयानक सा बुक के अंदर एग्जांपल दे रखा है, समझ में आपको आएगा, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लो एक प्लेन है, यहां पर एक प्लेन है, ये फ्लाइट टेक ऑफ करता है और रॉन्ग यूनिट्स का यूज कर लेता है। जब इसको में फ्यूल डाला जाता है तो उसमें गलत यूनिट्स का ये यूज कर लेता है। इसकी वजह से क्या होगा, रन आउट ऑफ फ्यूल, यानी कि फ्यूल इसका रास्ता यहीं खत्म हो जाएगा। रास्ते में खत्म हो गया फ्यूल तो तबाही मचनी तय है, कहीं ना कहीं ये क्रैश लैंडिंग करेगा। अब इसका एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो बोला गया होगा कि 25,000 किलोग्राम फ्यूल इसके अंदर फिल करना है। किलोग्राम यूनिट क्या है यहां पर, किलोग्राम। लेकिन जो फ्यूल फिल करने वाले हैं उन्होंने गलती से क्या कर दिया, 25,000 ही फिल किया लेकिन वो पाउंड में कर दिया। अगर उन्होंने पाउंड में कर दिया तो इस पाउंड की जो वैल्यू होती है, अगर मैं पाउंड को किलोग्राम में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अप्रोक्स में 11,500 किलोग्राम होता है। अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं, मुझे जरूरत थी 25,000 की, उसको पाउंड में फिल किया गया, पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो 11,500 मिला। अगर मैं 25,000 में से 11,500 को निकालूंगा तो 13,500 किलोग्राम फ्यूल कम है। तो ये जो एरोप्लेन है इसमें फ्यूल कम होने की वजह से दिक्कत हो जाएंगी। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको यहां पर एग्जांपल से समझ में आ भी गया होगा। अब ये यूनिट होती है ना, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बड़ा सिंपल सा सिस्टम बनाया गया है, यूनिट सिस्टम। जैसे जो भी हमारी लेंथ होती है, मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, टेम्परेचर होता है, अमाउंट होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, इनकी जो यूनिट होती है, लेंथ के लिए मीटर होती है, मास के लिए किलोग्राम होती है। तो किलोग्राम क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, पूरी दुनिया में इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड के लिए सेकंड होता है, ठीक है, टाइम के लिए सेकंड, एम्पियर के लिए मतलब करंट के लिए एम्पियर होता है, टेम्परेचर के लिए केल्विन होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल होता है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला होता है। इसके सिंबल्स यहां पर दे रखे हैं। ये रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, एसआई यूनिट का यूज करना होता है। जो भी यूनिट्स हैं उसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए। सो यूनिट्स हमने समझ ली। अब साइंस के अंदर बहुत सारे लॉ होते हैं, बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, उनको समझने के लिए आ जाओ फिर से नेक्स्ट पेज पर। साइंस के अंदर लॉ, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स होते हैं। अब ये लॉ क्या होता है, थ्योरीज क्या होती हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, चलो समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले बारी आती है लॉज की। सो लॉज में दिया गया है, अ साइंटिफिक लॉ डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस इन नेचर ऑफन इन फिक्स पैटर्न। एक फिक्स पैटर्न में हमारे नेचर में क्या क्या चीजें हो रही हैं उसको लॉ बोला जाएगा। जैसे हम बस में खड़े हुए हैं, ऐसे कर पकड़ के खड़े हुए हैं बस में, बस ने अचानक से ब्रेक लगाई तो हम भी आगे जाकर गिरते हैं। ये हमेशा होता है, एक फिक्स पैटर्न में ये होता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, लॉ बोला जाएगा। जो भी लॉ है उसका एक एग्जांपल हो जाएगा। जैसे यहां पर लॉ है तो इसका एग्जांपल क्या है, न्यूटन्स के लॉज आ जाते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आ जाता है। एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन अपोजिट रिएक्शन, ये भी न्यूटन का ही एक लॉ आता है। यानी कि किसी को चाटा अगर मारोगे, जितना उसके गाल पर दर्द होगा तुम्हारे हाथ पर भी उतना ही पेन होता है। ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये लॉ आता है। थ्योरीज में क्या बोला जाता है, अ साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ समथिंग हैपेंस बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग एविडेंस। इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस होते हैं जिसके बेसिस पर यह बताया जाता है कि क्यों क्या चीज हो रही है। जैसे
एटॉमिक थ्योरी होती है, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी जो है वो कई सारे साइंटिस्ट ने, अलग अलग साइंटिस्ट ने दी और इसमें चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो लॉ होता है इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता, थ्योरीज में चेंज किया जा सकता है। पहले किसी साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी कि जो भी एटम है वो इस टाइप का है, फिर किसी ने बताया नहीं इस टाइप का नहीं है, इस टाइप से है, फिर और रिसर्च की तो किसी ने बताया नहीं इस टाइप से ये एटम होता है। तो जो भी एटॉमिक थ्योरी है ये एक एग्जांपल यहां पर बन जाता है थ्योरीज के लिए। बात आती है प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स में है अ प्रिंसिपल इज जनरल रूल और आइडिया दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड अप्लाई साइंस इन डिफरेंट सिचुएशन। जो प्रिंसिपल होता है वो एक आइडिया है जो अलग अलग सिचुएशन में हम अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन होता है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, वो भी एक प्रिंसिपल यहां पर आ जाता है। और इनमें से जो भी लॉ होता है, थ्योरी होती है, प्रिंसिपल होते हैं, ये ऐसा कोई तुक्का नहीं होता है, ये गैस नहीं होता है, ये प्रॉपर रिसर्च करके कैलकुलेट की जाती हैं। लॉज फिक्स होती हैं, थ्योरीज में रिसर्च के करेंगे तो आगे जो नई खोज मिलेगी वो इसमें ऐड कर दी जाएगी। जो पुरानी वाली मान लो कुछ गलत भी है पुरानी वाली थ्योरी में तो उसको चेंज किया जा सकता है। और जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये जनरल रूल होते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। इसको मैंने यहां पर टेबल के अंदर भी बनाया है, यहां से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जो भी लॉज होते हैं उसका मतलब है कि व्हाट हैपेंस, क्या होगा। मान लो बस में खड़े हुए हैं, अचानक से ब्रेक लगा तो हम आगे जाके गिरते हैं, तो क्या होगा ये हमें बताता है। एग्जांपल हो जाएगा न्यूटन्स लॉ। जो भी थ्योरी है व्हाई इट हैपेंस, वो क्यों, मतलब थ्योरी बताती है कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसका एक एग्जांपल हो जाएगा एटॉमिक थ्योरी। और जनरल रूल होता है जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन यहां पर उसका एग्जांपल हो जाता है। यानी कि न्यूटन्स हमारा एक लॉ है, एटॉमिक एक थ्योरी है और प्रिंसिपल क्या आ जाता है, एनर्जी कंजर्वेशन आ जाता है। ये हमें यहां पर क्लियरिटी हो गई है। अच्छा पता है तुम्हें, साइंस जो है ना वो फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकती है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें साइंस फ्यूचर यानी कि आगे क्या होगा ये बता सकती है। तो उसी चीज को समझते हैं, देखो ध्यान से। प्रिडिक्शन इन साइंस, साइंस जो है वो प्रिडिक्ट कर सकती है। साइंस कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, जैसे वेदर जो है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो प्रिडिक्ट कर सकती है। मान लो कोई गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड से है, वो ब्रेक लगाती है तो पता चल जाता है, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड से है तो ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि जो भी ब्रेक उसने लगाए हैं टायर स्लिप करेंगे या फिर वो रुक जाएगी। बहुत ज्यादा स्पीड में होगी, उसके टायर अच्छे होंगे तो बिना टायर स्लिप किए वो रुक जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड में होगी और टायर उसके अच्छे नहीं होंगे तो वो स्लिप करेंगे। तो ये सारी चीजें साइंस से कैलकुलेट की जा सकती हैं। जैसे क्रिकेटर ने, मान लो यहां पर बॉल है कोई, इसको किसी एंगल से फेंका गया है तो हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं कि बॉल कहां पर लैंड करेगी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साइंस फ्यूचर प्रेडिक्ट इस तरह से कर सकता है। वेदर वाला एग्जांपल बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे बादल जो होते हैं, हमारे जो क्लाउड्स होते हैं उनका कलर कैसा होता है। व्हाइट क्लाउड्स है तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं बारिश नहीं होगी, लेकिन डार्क क्लाउड्स हो जाते हैं, अगर लाइटनिंग होने लग जाती है तो हम कहते हैं कि आंधी और तूफान दोनों आने वाले हैं, थोर क्या प्रकट होने वाला है। थोर तो गलत हो गया है ना, मतलब आंधी और तूफान आएंगे। अगर बिजली कड़कती हुई दिखे तो हम कहते हैं कि चलो बाहर कपड़े सूख रहे होंगे वो उतार लेते हैं क्योंकि बारिश आने वाली है। तो ये सारी चीजें हम साइंस से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा अभी करंट सिनेरियो, कभी भी आंधी या फिर बारिश आने वाली होती है तो उससे पहले हमारे फोन पर मैसेज आ जाता है। तो वेदर रिसर्चर जो होते हैं वो पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं और हमारे फोन पर अपडेट कर देते हैं, और बहुत सारे केसेस में ये सही होता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्यूचर प्रिडिक्ट जो किया जा रहा है साइंस के द्वारा वो 100% एक्यूरेट ही होगा। कई बार ये इनएक्यूरेट भी हो जाता है। तो इनएक्यूरेट होने से साइंस जो है वो और अच्छे से डेवलप करती है, क्योंकि इनएक्यूरेट होने से फिर ये पता लगाया जाता है कि ये गलत कैसे हो गया, फिर उस पर रिसर्च की जाती है और बेहतर तरीके से अगला रिजल्ट निकल के आता है। सो जो भी साइंस है वो प्रिडिक्शन जो है उसकी फेल हो सकती है, उसको इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी। अगर फेल होगा तो और अच्छे से साइंस को हम इंप्रूव कर सकते हैं। ये तो हमने प्रिडिक्शन समझ ली। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन भी यहां पर आ जाता है। साइंस सिर्फ फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं करती, वो एस्टिमेट भी लगाकर दे देती है। एक एग्जांपल दिया गया है बुक में बड़ा प्यारा सा, उसको समझते हैं। 1 मिनट में हम 12 से 15 सांस लेते हैं, 1 मिनट में हम 12 से 15 बार सांस अंदर और बाहर करते हैं। इस मिनट में, 1 मिनट में किया, पूरे दिन में जो है वो 1440 मिनट्स होती हैं। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक दिन में लगभग लगभग 18 से 22 हजार बार हम सांस लेते हैं।
अब हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, हमने कितनी एयर इनहेल की इस चीज को, तो कैलकुलेशन करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होगा। एस्टिमेशन जो है वो है कि लगभग लगभग 10,000 लीटर वॉल्यूम हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, सांस के लिए यूज करते हैं। अब एस्टिमेशन है ये, एस्टिमेट है ये, हम कैलकुलेट करके देखें तो वॉल्यूम मेरे पास जो भी आता है, एक पार्टी बैलून जो होता है उसका वॉल्यूम होता है 2 लीटर। तो मान लेते हैं 1 मिनट में मैं 3 बैलून फुलाता हूं, ठीक है, तो मैंने 3 बैलून लिए, एक का वॉल्यूम होता है 2 लीटर, और मेरे पास मैं 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में 3 बैलून फुला रहा हूं, 2 लीटर उसका वॉल्यूम हो जाता है, और टोटल जो मिनट्स होती है वो कितनी हो जाती है मेरे पास, 1440 पूरे एक दिन के अंदर। अगर मैं इन सभी को कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 864 और उसके बाद जीरो। लगभग लगभग हम 10,000 के पास पहुंच गए हैं। कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाती है ना, एयर प्रेशर भी होता है। तो अगर हम माने 10,000 लीटर हमारा एस्टिमेट था, एस्टिमेट यानी कि आसपास पहुंच पाए हैं क्या हम, एस्टिमेट होता है नोट एग्जैक्ट, आसपास की वैल्यू। तो हम देखो 8640 लीटर तो हमने यहां पर वॉल्यूम कैलकुलेट कर ली। ये एस्टिमेट है हमारा यहां पर कि हम एक दिन में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को यूज करते हैं फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए। तो एस्टिमेशन भी साइंस हमें यहां पर करके बताती है। अब साइंस में ब्रांचेस होती हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी की सारी आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे आपने इस तरह से पोल्यूशन जब होता है, मास्क देखा होगा, या फिर कोविड के टाइम पर आपने इस तरह से मास्क जरूर लगाया होगा, हर किसी ने लगाया होगा। तो इस मास्क में जो भी ये मास्क है ना, ये इस मास्क में भी साइंस है। क्या क्या है, जो भी फिजिक्स है वो बताती है, पार्टिकल्स, जो भी इसके पार्टिकल्स हैं उसके बारे में बताती है। जो भी पार्टिकल्स होते हैं एयर के वो किस तरह से रुक जाते हैं ये हमें फिजिक्स बताती है, या फिर इस मास्क में से भी आर पार हो जाते हैं, वो कौन से पार्टिकल्स है, किस तरह से वो हो जाते हैं, ये हमें फिजिक्स बताती है। केमिस्ट्री हमें बताती है मटेरियल के बारे में, यानी कि जो भी जिस भी पॉलीमर से ये बना होगा उसके बारे में हमें केमिस्ट्री बताती है। एक मास्क में हमने फिजिक्स भी अप्लाई कर दी, केमिस्ट्री भी अप्लाई कर दी। बायोलॉजी जो बताएगी वो वायरसेस के बारे में बताएगी कि वायरसेस का साइज क्या क्या होता है, कौन कौन से वायरसेस को ये बाहर की तरफ रख पाएगा, कौन से इसको क्रॉस करके जा सकते हैं। अगर वो वायरसेस हमारे अंदर आ गए तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, बायोलॉजी हमें इस बारे में बता देती है। मैथमेटिक्स भी आ जाता है। मैथमेटिक्स किस चीज को बताता है, एफिशिएंसी को बता देता है। सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको तो रोक नहीं पाएगा, कितने पार्टिकल्स बाहर रहेंगे, कितने अंदर जाएंगे, क्या उन पार्टिकल्स का साइज होगा जो अंदर की तरफ चले गए हैं, क्या पार्टिकल्स का साइज होगा जो बाहर रह जाएंगे, वो सारी चीजें हमें मैथमेटिक्स से मिल जाती हैं। और भी बहुत सारी कैलकुलेशन अगर हम देखेंगे तो बहुत डेप्थ में जाएंगे तो बहुत डिटेल में की जाती हैं कैलकुलेशंस और एस्टिमेशंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का रोल रहता है, और मैथमेटिक्स तो आ ही जाता है हर जगह। तो ये चैप्टर का हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था। इस चैप्टर में हमें जस्ट ये समझना था कि साइंस की कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, लॉज क्या होती हैं, थ्योरीज क्या होती हैं, मॉडल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, साइंस किस तरह से काम करती है। अगर एक छोटी सी चीज आप देखते हो, आपको वो ऑर्डिनरी लगती है, लेकिन उसके पीछे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी कि पूरी की पूरी साइंस का हाथ होता है। चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। जो भी हमारा ये फर्स्ट वाला चैप्टर है हमने कंप्लीट कर लिया है, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि नई एनसीईआरटी बुक एक्सप्लोरेशन से हमारा ये चैप्टर आता है। जो भी हमारी ये बुक है इसका पूरा सिलेबस, हर एक चैप्टर के वन शॉट मैं आपके लिए प्रोवाइड करने वाला हूं। हर एक सब्जेक्ट के हर एक बुक का पूरा सिलेबस मैं आपके लिए कराने वाला हूं। चैनल रहेगा MKR क्लास 9th। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करना। पूरा सिलेबस आपको यहां पर फ्री में कराया जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर के नोट्स जो भी होंगे, इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो भी हैं, उन सभी का सॉल्यूशन आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए सबसे पहले लिंक पर क्लिक करना, अपनी क्लास सेलेक्ट करना, उसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, आपको सारे नोट्स सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो जो भी हमारा ये चैप्टर का वन शॉट है ये हो जाता है कंप्लीट। अभी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्लास 9th के लिए आप कोई बेस्ट बैच ढूंढ रहे हो तो आ जाओ, उसके बारे में भी बता देता हूं नेक्स्ट पेज पर। क्लास 9th की सारी बुक्स चेंज हो गई है, सारा सिलेबस चेंज हो गया है। जो क्लास 11th के कुछ कॉन्सेप्ट थे, जो क्लास 10th के कुछ कॉन्सेप्ट थे, वो क्लास 9th में ही पढ़ने पड़ेंगे। यानी कि जो क्लास 9th आसान होती थी आपके लिए वो मुश्किल बना दी गई है। अब इस मुश्किल सिचुएशन में सिर्फ यूट्यूब के भरोसे नहीं रह सकते। मैं यहां पर आपको पूरा सिलेबस करा दूंगा, नोट्स दे दूंगा, जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो करा दूंगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी करा दूंगा, लेकिन वो इनफ नहीं होंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। डेली आपके सामने जो डाउट आएंगे, मान
मान लो क्वेश्चन मिला है आपको, क्वेश्चन पेपर देखा आपने, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आया आप डाउट फील कर रहे हो, उसको कैसे क्लियर करोगे। तो सारी की सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने के लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं क्लास 9th का हमारा ये आरंभ बैच। जो भी हमारा ये क्लास 9th का आरंभ बैच है, इसमें 500 से ज्यादा लाइव क्लासेस होंगी, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी की सारी क्लासेस आपकी हो जाएंगी। जैसे ही नई बुक्स आ जाएंगी मार्केट में ऑफिशियली, तो नया सिलेबस आपको कराना शुरू कर देंगे। इसमें सारे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस सब कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। इसमें सीक्रेट नोट्स आपको दिए जाएंगे, यानी कि ऐसे नोट्स जो एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, रिवीजन में आपकी बहुत हेल्प करेंगे, और ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा डाउट क्लासेस होती है, भाई आपने पढ़ा जो भी, उसमें बहुत सारे डाउट्स आ गए, डाउट क्लियर कर सकते हो आप इस बैच के अंदर। डाउट के बाद जो भी कंपिटेंसी क्वेश्चंस होते हैं, सीबीएसई आपके क्वेश्चन पेपर में कंपिटेंसी वाले क्वेश्चंस डालेगा। वो कंपिटेंसी वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उनको सोल्व कैसे करना होता है, तो सारे कंपिटेंसी क्वेश्चंस आपको बैच के अंदर कराए जाएंगे। टेस्ट होगा, आपको डेली कुछ ना कुछ वर्क करने के लिए दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं डीपीपीज। और डे 1 से लेके लास्ट आपका जब तक एग्जाम नहीं होता है ना, यही बैच रहेगा। इसमें क्लासेस होंगी, आपके सारी डाउट जो है वो क्लियर करेंगे। बैच का प्राइस जो है ये पूरे साल के लिए फीस होने वाली है। पूरे साल के लिए आपको ये पे करना है सिर्फ 2499। बहुत अफोर्डेबल रखा गया है, बहुत बेस्ट बैच के लिए। क्लास 9th में अगर आप सीरियस हो पढ़ाई करने के लिए, क्लास 9th में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको ये बैच जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच का लिंक दिया गया है, अभी ज्वाइन कर लो, देर मत करो।